बच्चों, नारायण सर के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। 8वीं बोर्ड परीक्षा एकदम नज़दीक है, तो उसको लेकर मैंने एक अंतिम वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए। इसे देखें और अपने परीक्षा को सफल बनाएं। तो बच्चों, समय गंवाए मैं चल रहा हूँ, इसको बढ़िया से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है बच्चों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, किसी पाद या चतुर्थांश, जिसको अंग्रेजी में क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। किसी पाद, कोई भी पाद है उसको भी मैं बताऊंगा। किसी पाद या चतुर्थांश को माने क्या है और उसी को हम लोग को जानेंगे। तो देखते हैं कौन सा चतुर्थांश में है। तो मैं कुछ बिंदु आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और उन्हें हमें ये दर्शाना है कि उस किस चतुर्थांश में जाएगा। पहला नंबर बच्चों, चतुर्थांश कैसे होता है सो पहले देखिए। ये हमारा लकीर है, ये यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। इधर डैश रहता है, इधर भी डैश, ऊपर में वाई। ये है बच्चों। यहाँ पर आपका होता है 0। उसी प्रकार से इधर हम लोग मार्किंग करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर मान लिया जाए 1 हम मान लेते हैं, 2 मान लिए, यहाँ 3 बराबर दूरी में। फिर बच्चों इधर 1 यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। इस तरह से कर देना है, उधर प्लस इधर माइनस। जिस तरह से संख्या रेखा में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से इधर भी हम लोग कर सकते हैं, जितना जा सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर नीचे हम लोग बच्चों इस तरह से आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से इधर भी हम लोग 4 तक चल सकते हैं, इधर भी कोई बात नहीं। पहला नंबर है बच्चों, आपको दिखाना है 1 नंबर को 2 3 इस किस चतुर्थांश में जाएगा, किस पाद में जाएगा, ये हम लोग को जानना है। 2 3। तो बच्चों अब इसमें हम लोग 2 3 कैसे चलेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारा 2 है, 2 यानी इसको x माना जाता है और इसको y, याद रखेंगे। पहला वाला हम लोग x में चलेंगे और बाद वाला हम लोग y में चलेंगे, ऊपर नीचे। तो ध्यान रहे बच्चों, जो प्लस है प्लस की ओर चलेंगे और जो माइनस है वो माइनस की ओर चलेंगे। बस इतने सा थोड़ा ध्यान रखना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर पहले 2 चलेंगे, 2 यहाँ से चलेंगे बच्चों। यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2। इस बिंदु पर आप खड़ा पहले हो जाइए, यहाँ पर आप पॉइंट रखिए। उसके बाद है 3, दोनों प्लस पे है, तो 3 है तो हम ऊपर में चलेंगे, 2 से ऊपर चलेंगे, तो ये होगा 1, ये होगा 2, उसी के सीधा में, और ये हो जाएगा 3। तो ये जो हुआ बच्चों 2 3, ये आपका पॉइंट मिला। अब ये समझ लेना है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, मान लेंगे दूसरा पॉइंट हम लोग करना है, -1 और 3 मान लिया जाए, -1 और 3 मान लेते हैं, या 2 भी मान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मान सकते हैं। सब मेन है हम लोग को समझना। एक चल गया हमारा इस पाद में, अभी बताएंगे। ये हो गया प्रथम पाद, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहला चतुर्थांश। ये सब जानना है बच्चों, आपको आगे कक्षाओं में बहुत ही इसका जरूरत है। अब यहाँ पर -1 है और 3 है, तो इसको चलने के लिए बच्चों
माइनस यहाँ से अब इधर चलेंगे बाईं ओर, तो -1 पहले आएंगे, उसके बाद 3 आए प्लस, तो ऊपर जाएंगे 1 2 3। ये बिंदु पर हमारा आया, क्या आया, -1 पहले चले थे, -1 लिखो, यहाँ से -1 यहाँ पर लिखाएगा बच्चों, उसके बाद 3, ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट का वैल्यू है यहाँ, ये लिखने कहीं भी लिखो, लेकिन पॉइंट हमारा इसके ऊपर मिल गया। तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश हुआ, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय पाद, दूसरा पाद। अब हम लोग अगला चलते हैं, जैसे -2 -1 है। तीसरा फिर देख लें बच्चों, -2 -1। अब ये कौन सा किस में जाएगा? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ से पहले x चलना है, तो x का मान हुआ देखने में बता दिए, ये x है, तो x है तो माइनस है, तो माइनस हम यहाँ से 2 चलेंगे, 1 2, 2 के बाद -1 है, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ देख रहे हैं 1, तो उसी के सीधा में यहाँ 1 आएंगे y में, ये y है, तो इसी में हम 1 आ जाएंगे, तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ, -2 -1, ये पॉइंट। और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, चौथा पाद। बस ये जान लेना है, ये प्रथम पाद हुआ, बहुत चीज सीखना पड़ता है बच्चों। ये हो गया द्वितीय पाद, और ये हो गया तृतीय पाद। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कोई भी संख्या को चुन सकते हैं, जिससे मान लिया जाए बच्चों, आप लिए चौथा में हम चलते हैं, मान लिया जाए 2 चलिए, 2 के बाद -2 चलिए, ये देखना है। अब यहाँ पर पहले प्लस है तो x है, x यहाँ इधर चलेंगे 1 2, यहाँ पर आकर के फिर खड़ा हो गए, उसके बाद है -2, तो -2 नीचे आ जाएगी। अगर इसमें 3 रहता तो 3 तक यहाँ आते, लेकिन 2 है तो हम 2 तक ही जाएंगे, और उसके बाद -2 है, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पर गोल कीजिए और लिखिए 2 -2, ये हो गया चतुर्थ पाद, ये चतुर्थ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपका एक चतुर्थांश समाप्त हुआ बच्चों। आपको बहुत भली भांति से इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार देखना चाहेंगे देख लेंगे, वैसे बुक में भी है, बुक में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझ जाएंगे तो बुक पढ़ने में और बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये कोई कठिन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों प्लस होता है, प्लस प्लस, और यहाँ पर हो जाता है माइनस और उसके बाद प्लस, और यहाँ पर दोनों माइनस होता है, माइनस माइनस, और यहाँ होता है प्लस और माइनस। ये ध्यान देना है बच्चों। ये हमारा समाप्त हुआ क्वाड्रेंट के बारे में, यानी पाद यानी चतुर्थांश इस तरह से है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो समझ गए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे बच्चों। समझने का केवल प्रयास करें, बस परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछेगा ऐसी बात नहीं है, तो इस सब ध्यान देंगे। अब हम लोग कुछ आगे की ओर चलते हैं बच्चों। पहला अगला प्रश्न है संख्याओं के पदों में। संख्या बहुत से संख्या होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर लाखों करोड़ों तक होता है संख्या, तो हम लोग जानते हैं। तो संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जिसे बहुत सी संख्याओं को एकत्रित करके हम लोग जमा करते हैं, संख्या को 16 17 20 25 30 इस तरह से। तो उन सारे संख्याओं को
एकत्रित करने की जो सूचना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, असंगठित रूप में। देखिए बहुत कुछ संगठित होता है, कुछ असंगठित होता है। असंगठित मतलब कुछ, जैसे हम मान लिया संगठित है 2, 4, 6, 8, 10 वो संगठित हुआ। अब है 2, 7, 12, 17, 19 तो वो हो गया असंगठित। तो कहने मतलब असंगठित रूप में उपलब्ध आंकड़ों को हम लोग क्या कहेंगे, असंगठित, जो पूर्ण रूप से मैंने संगठित नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रॉ आंकड़ा। उसको हम लोग गौण आंकड़ा के नाम से भी जानते हैं, रॉ आंकड़ा या गौण आंकड़ा। अगला है बच्चों, किसी वर्ग अंतराल का मान तथा ऊपर मान, किसी वर्ग अंतराल का ऊपर का मान तथा नीचे का मान क्या कहलाता है। ऊपर का मान को हम लोग क्या कहेंगे और नीचे वाले मान को क्या कहेंगे, वो तो हम अभी क्लियर कर देंगे सब बच्चों, क्या ऊपर नीचे क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, और नीचे वाले वर्ग को हम लोग कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। एक हो जाता है ऊपर वाला उच्च वर्ग सीमा और कम वाला होता है निम्न वर्ग सीमा। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा, फिर आ गया वही बात, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। फिर बोलते हैं किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग का हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे माप। अब माप किसे, अब तो और उसको भी मैं भी क्लियर करूंगा, पहले इसको जान लीजिए। माप वो हो गया माप, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी अंतर, डिफरेंस कितना कितना लेते हैं। जैसे बताइए देता हूं, जैसे 10 से 20 ये हमारा माप हुआ, 10 का माप हुआ, 10 का अंतर हो रहा है यानी 10 का माप हुआ। फिर हमारा चलता है 20 से 30, 10-10 का जो चलते जाता है, तो ये हो जाता है उच्च सीमा, ये हो जाता है निम्न सीमा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये हुआ उच्च सीमा, ये हो गया निम्न सीमा, तो इसको कहते हैं। अगला है बच्चों, आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रश्नों का अंतर। जैसे बहुत से आंकड़ा हम लोग लेते हैं तो कहीं छोटा आंकड़ा मिलता है, कहीं बड़ी आंकड़ा मिलता है, तो बड़े आंकड़ों एवं छोटे आंकड़ों के अंतर को हम क्या कहेंगे, आंकड़ों के बड़े आंकड़ों को चार छोटे आंकड़ों के अंतर को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परिसर। क्या कहेंगे बच्चों, परिसर। तो अब छोटा आंकड़ा बड़ा आंकड़ा ये तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। जैसे 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है और 10 है, फिर मान लिया जाए 6, इस तरह से। तो बच्चों इसमें क्या कर रहा है, बढ़िया से ध्यान दीजिए, इसमें क्या कर रहा है, आंकड़ों की ये आंकड़ा हो गया, आंकड़ा हो गया। जैसे कोई बच्चा 7 वर्ष का है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5, 8, 10, 6, इस तरह से बच्चे का उम्र है। तो ये आंकड़ों में अब कह रहा है कि इससे सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़ों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, परिसर। तो वहां पर आंकड़ा निकल गया है,
तो अब यहाँ परिसर हम लोग निकालेंगे बच्चों। परिसर बराबर होगा उच्च आंकड़ा। उच्च आंकड़ा हमारा यहाँ कौन है सबसे बड़ा? 10। तो इसको हम लेंगे, अंतर कर रहा है तो माइनस करेंगे। सबसे छोटा कौन है बच्चों? तो यहाँ सबसे छोटा हमारा 3 है, तो इसका परिसर हमारा हो गया, घटा देंगे 7। यही है परिसर, यानी बड़े आंकड़े से छोटे आंकड़े को घटा देना ही परिसर कहलाता है। तो ये हमारा हो गया परिसर। अब हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे। ये सब याद रखना बच्चों, बड़ा से छोटा को घटाया जाता है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ रहा है और आगे कक्षाओं में भी आप लोगों का आता ही रहेगा इस तरह के प्रश्न। तो इसको भली भांति से समझ लें, जान लें, ताकि आपको कठिनाई न हो। अब है बच्चों, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा की औसत को क्या कहते हैं? कोई भी वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल अभी तो मैं लिख चुका था, लेकिन फिर मैं बताऊंगा, तो फिर थोड़ा सीख लीजिए। किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा एवं निम्न वर्ग सीमा के औसत को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहते हैं बच्चों। वर्ग चिन्ह होता है, जैसे वर्ग अंतराल हमारा हो गया बच्चों, जैसे 10 से 20 अभी हम जो बताए, और या 20 से 30, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जहाँ से शुरू करिए। और ये हो गया 30 से 40। अब ये सब वर्ग अंतराल का कहता है वर्ग चिन्ह बताए। तो एक किसी को लेते हैं, छोड़िए फर्स्ट में, अब उसका वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह चिन्ह होगा बच्चों उच्च वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा बटा 2, यही इसका सूत्र है बच्चों। तो उच्च वाला कितना हमारा हो गया, इसमें देखा जाए 20, और निम्न हो गया 10। माइनस यहाँ नहीं लिखना है, ये प्लस 10 बटे 2, तो कितना हो गया बच्चों 30 बटा 2, यानी इसका मान आया वर्ग चिन्ह 15। बस इसका निकालना है, तो 20 से 30, तो उसी तरह से 30 जोड़ 20 लिख देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो बच्चों ये कठिन नहीं है, वर्ग चिन्ह आप लोग निकाल लेंगे। मध्य बिंदु भी पूछता है कभी कभी इस नाम से, तो इसको हम बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। वर्ग चिन्ह को समझ गए होंगे भली भांति से। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। कठिन नहीं है बच्चों। अगला प्रश्न, आप एक थैले में, मान लिया जब एक थैला हम लोग लिए, तो उस थैले में 4 नीली गोली, 3 हरी एवं 2 काली गेंद लिए। जैसे थैला में भरती 4 नीली और 4 नीली, 3 हरी और 2 काली गेंद है, मैंने भरा हुआ है, रखा हुआ है थैला में। क्या है बच्चों? 4 नीली, 4 नीली और 3 हरी, और कितना है बच्चों? 2 काली। ये देखिए, ये आपका प्रश्न है। एक थैला में भरा हुआ, मान लिया जाए आपका एक थैला है और यहाँ पर गेंद भरा हुआ है। इस तरह से आपको अदृश्य यानी बिना देखे इसको निकालना है गोली। अब एक गोली निकालना है, तो
तो मान लीजिए आप निकालते हैं एक गोली, तो उसमें क्या रहा है, शब्द क्या रहा है कि एक नीली गेंद प्राप्त करने, एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता बताएं। आपका गेंद यहाँ पर भरा हुआ है, उसमें कौन कौन है, यही है, 4 नीली है, 3 हरी है, 2 काली है। तो उसमें से आपको एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। प्रायिकता मतलब हो गया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, ऐसे भी कह सकते हैं। क्या संभावना हो सकता है, वही प्रायिकता है, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आपको नीली गेंद, तो यहां पर हम आंसर करेंगे एक नीली गेंद, एक ठो निकाल रहे बच्चों, तो वही एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। तो नीली गेंद है, तो नीली गेंद तो हमारा क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, अगर 5 रहता है यहाँ तो 5 लिखते हैं। उसके बाद बच्चों आप सारे गोलियों को, जितना यहाँ गेंद है सबों को जोड़ दीजिए, 4 जोड़ 3 7 और 2 9, ये आंसर होगा। समझ गए बच्चों, नीली गेंद आपका जितना है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, एक निकालने के लिए, यानी उसका प्रायिकता हो सकता है उतना, हम लोग उतना गेंद में से एक जब नीली गेंद निकालेंगे तो इसका प्रायिकता 4 को है, इसलिए 4 लिखिए, 5 रहता तो 5, 3 रहता तो 3, बस ये दिमाग में रख लेना। और उसके बाद हमारा, लेकिन यहाँ गेंद कितना है, यहाँ 9 गेंद है, अगर तीनों को जोड़ दें तो 9 होगा, तो पूरा जोड़ करके नीचे लिखा जाता है, और जितना दिया रहता है उसको ऊपर, जिसका निकालना रहता है। अगर काली रहता तो यहाँ एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ 2/9 लिखते हैं, बस ये ध्यान देना है बच्चों। अब एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, एक हरी गेंद, मान लीजिए थोड़ा सा देख लेते हैं, एक हरी गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बच्चों, तो हरी गेंद देखिए कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, और टोटल गेंद कितना हो जाएगा सबको जोड़ के 9, तो 9, ये आंसर होगा। इसको कटा सकते हैं बच्चों, 1/3 प्रायिकता दे सकते हैं, लेकिन 3/9, तो यही है, इसी को कहते हैं प्रायिकता, संभावना जिसमें रहते हैं, जो हम बिना देखे कोई चीज निकाल रहे हैं तो उसको क्या संभावना बनता है, उसी को कहते हैं प्रायिकता, और उसी को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी। तो ये है बच्चों। अब है कि पासा, आप लोग पासा बहुत खेलते होंगे, तो पासा में आपका कितना तक लिखा हुआ रहता है बच्चों। पासा मतलब हुआ लूडो का गोटी, जो हम लोग खेलते हैं आए दिन, लूडो का गोटी खेलते हैं, तो उसमें जो है पासा में, देखिए एक बना ही देता हूँ, ये हमारा लूडो का पासा हो गया, जिसमें 1 2 3 4 ऊपर 5 नीचे 6 इस तरह से कहीं लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा पासा। अब कह रहा है क्वेश्चन में, एक पासे को फेंकने से 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। जैसे पासा है, पासा में हम फेंके, उसमें तो 6 नंबर तक रहता है, 1 से 1 2 3 4 5 6 रहता है ना बच्चों। तो उसमें हम मान लेंगे कोई भी 2 कर रहे हैं, चाहे 3 कर रहे हैं, चाहे 4 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, अरे 6 के अंदर ही, उषा नहीं कि नहीं, तो 6 के अंदर में आपका 2 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो देखा जाए, 2 आने की प्रायिकता, क्वेश्चन बहुत तरह के आता है बच्चों, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, पासे में हमारा लिखा हुआ है 1 2 3
4 5 6 तक हमारा रहता है। अब उसमें दो आने मतलब दो नहीं लिख देना है, दो क्या गो है, एक ठो है, तो एक ठो लिखेंगे, एक बटा और संख्या किएगा 6, तो 6 यहाँ आंसर होगा। ऐसा नहीं यहाँ दो लिखे तो दो आने की प्रायिकता है, दो आने की प्रायिकता। अब वही कहता बच्चों सम संख्या को आने की प्रायिकता। देखिए यहाँ क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, सम संख्याओं की संख्याओं के आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो यहाँ इसका क्या होगा, सम संख्या कौन कौन हुआ, 2 4 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3, 3 गो सम संख्या है, 3/6, ए आंसर हो जाएगा। कटा देंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/2, तो ए हो गया सम संख्या। विषम संख्या का अगर पूछता तो 1 3 5, तो वो भी होता 3/6। तो ये है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और आगे की कक्षाओं में आपके ये सारे प्रश्न भरा हुआ है और आप बनाएंगे, थोड़ा सा इसको डीप में जाएंगे, बढ़िया से समझ में आने लगेगा। ये बेसिक नॉलेज है बच्चों, थोड़ा सा देख लेंगे। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ऐसे सभी प्रश्न होते हैं बच्चों, कोई कम बेसी नहीं आंका जा सकता है, सभी का महत्व है, सभी की जानकारी आप लोगों का हो जाना चाहिए। अब है बच्चों, आप इस चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए। एक चित्र है क्या, हम जो दैनिक जीवन में कोई खर्च करते हैं। प्रश्न पहले सुनिए बच्चों, किसी मद में सबसे अधिक खर्च किया, किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया। अब ये चित्र पहले देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, चित्र ध्यान से देखिए। उसमें है आपका भोजन 25%, शिक्षा 20%, अन्य है 10%, बचत है 20% और परिवहन है 5%, मनोरंजन है आपका 5%, और उसके बाद मकान किराया है जो कि दर्शाया नहीं गया है, वो तो आप खुद निकाल सकते हैं, पर कितना परसेंट हो सकता है। और इस सबको इधर जोड़ दीजिए, इस सबको और 100 में घटा दीजिए, वो आपका खाली जगह वाला आ जाएगा, दिखाई पड़ेगा। तो एक चित्र को गौर से तनी देखिए बच्चों। अब है हम इस चित्र से ही मैं बताना चाह रहा हूं। अब है कि प्रश्न मान लिया जाए आ गया कि इस मद में कोई भी व्यक्ति घर में जो खर्च करता है, तो उसको हम एक डाटा की ओर दर्शाते हुए भी हम लोग बना सकते हैं कि कौन कौन में हम लोग क्या खर्च करते हैं, क्या बचाते हैं। तो उसको हम लोग इस बनाने के लिए सीखेंगे इस फिगर के माध्यम से। तो है क्या, किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया, यानी घर में जो हम लोग खर्च करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि किस में हम लोग अधिक खर्च करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, भोजन में कितना परसेंट है, 25%। तो 25% भोजन में अधिक खर्च किया गया। कितना किया गया, किसमें किया गया अधिक, भोजन में, चूंकि जिसमें अधिक प्रतिशत होता है। और वैसे भी थोड़ा सा जोड़ लिया जाए बच्चों, प्रतिशत वैसे हम नहीं कर सकते हैं, ये खाली जगह है, जिसको खाली जगह को कितना हो सकता है, जिसे हमारा हो गया 20 20 40 और 25, 65 65 और 10 75 और 5 5 जोड़ दीजिए 85, यानी 15 होगा। खाली जगह जो है 15%, यानी भोजन में जो 25% है। तो सीधा सीधी आप बता सकते हैं कि भोजन में वो व्यक्ति भोजन के मद में सबसे अधिक खर्च करता है, क्योंकि उसमें अधिक प्रतिशत है। अब है बच्चों, तो प्रतिशत मतलब क्या समझे बच्चों, मान लीजिए 1000 रुपया खर्च कमाया, चाहे 100 रुपया महीना में वो कमा रहा है, तो खर्चा करने का वो 25 रुपया भोजन में करेगा, शिक्षा में 20 रुपया करेगा। इस तरह से परसेंटेज का मतलब हुआ, प्रतिशत का मतलब वही होता है 100 में कितना खर्च करना।
अब है कि मान लिया जाए यदि परिवार की मासिक आय 20,000 रुपया है। मासिक आय मतलब समझ रहे हैं, महीने में हम लोग काम करते हैं, जिससे बहुत से मजदूर लोग करते हैं, यानी बहुत से वर्कर हैं, तो वो महीने में 20,000 रुपया मान लिया कमाता है। तो कुल बचत कितना किया गया, तो बचत कितना करेगा ये जानना है। तो बचत तो उसका क्या चीज बताएगा, इसका परसेंटेज, इसका प्रतिशत बताएगा कि कितना खर्च मैंने कितना बचत कर रहा है। तो बचत कितना परसेंट है देख लीजिए, बचत में है 20%। 20,000 रुपया है बच्चों, 20,000 रुपया है, तो 20,000 रुपये का यानी ये हो गया बचत बराबर हो गया 20,000 का कितना परसेंट बताओ बच्चों, 20%। तो आ जाएगा 20,000 का मतलब गुना 20/100 ए। तो ये शून्य शून्य कट गया, ए शून्य कट गया, तो कितना हो गया बच्चों, 2 दूनी 4 और 3 शून्य। 20,000 रुपये बचत, 4,000 रुपया 20,000 में बचाएगा। 20,000 रुपया में 4,000 रुपया बचाएगा भविष्य के लिए। बहुत से लोग बचाते हैं पैसा, बचता भी है और बचाना भी चाहिए, भविष्य में क्या हो सकता है क्या नहीं। तो इस तरह से उनका अगर 20,000 रुपया वो कमा रहा है महीने में, तो 4,000 रुपया 20% हिसाब से वो बचत कर रहा है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। तो शिक्षा का प्रतिशत देख लीजिए बच्चों, शिक्षा का भी है 20%, तो उसमें भी लिख सकते हैं शिक्षा पर बचत। शिक्षा पर बचत हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 20,000 का 20%। अब भोजन में खर्च यदि लिखता तो फिर हम भोजन में लिखते, तो यहाँ शिक्षा पर खर्च बचत नहीं, खर्च कर रहा है, तो शिक्षा पर खर्च बराबर लिखेंगे 20,000 का 20% काट करके फिर वही आएगा 4,000। तो बच्चों इस प्रकार के हिसाब आप लोग को जानना था, छूट गया था। आज ये 5वां वीडियो आपके 8वीं बोर्ड के लिए है। ये 5वां वीडियो 2-3 बार देख लें और परीक्षा में जाकर के बैठे। मैं आशा करता हूँ आपकी परीक्षा बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से जाएगा और आप खुश होंगे। तो वीडियो केवल देखना नहीं, उसको ध्यान में लाना है और थोड़ा बुक का भी सहयोग लेना है और उसको बनाना है। देखिए बच्चों, अंक बदल सकता है, संख्या बदल सकता है, लेकिन नियम कानून गणित में एक होता है। जो इस रूल में बताया गया उन रूलों को देखें और समझें। आप वहाँ 4 के जगह में 6 लिखा रहेगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि अरे 4 ही बोले थे सर, नहीं, 4 के नहीं 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो बच्चों गणित एक ऐसी चीज है कि आप उसके मेथड को जानें और मेथड के अनुसार आप आगे बढ़ें, सारे हिसाब स्वतः आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आज यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।